Hello students, welcome back in my channel. In the third lecture of Biotechnology Principle and Processes, जो बच्चे मेरे चैनल में न्यू हैं उनको मैं बता दूं, My name is Vaishnavi Mishra and I am a NEET educator. I have 8+ years of teaching experience है ना in NEET और मैंने बहुत सारे टॉप ब्रांड्स में टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है और टॉप रैंक्स भी प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर यूट्यूब पे मेरा जो एम है वो है कि बच्चों को मैं बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर करा सकूं, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी की रीडिंग भी साथ साथ में करा के चलूं और क्वेश्चंस भी जो पॉसिबल है पॉसिबिलिटी है आने की वो मैं आपको करा सकूं और मैं ये बारीकियां बता सकूं कि कहाँ पे आपकी गलतियां होने के चांसेस हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैं भरोसा आपको दिला सकती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूटी के साथ मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो, है ना, डिसिप्लिन्ड वे में और एक यू कैन से कंसिस्टेंसी के साथ, तो 100% बायोलॉजी में आपका सिलेक्शन मैं जरूर करवाऊंगी। अंडरस्टूड, है ना? तो अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो नीट पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? जो जो चीजें मैं अभी आपको स्क्रॉल अप कर रही हूँ ये सारा चीजें जो है आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, है ना? आज हम लोग किसके बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर, है ना? मैंने सोचा था कि पहले आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले क्लोनिंग वेक्टर्स आपको समझा दिया जाए, उसके बाद ही एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ाया जाएगा, है ना? तो जो क्लोनिंग वेक्टर है, वेक्टर क्या होता है? एक जो यू कैन से ट्रांसमिट करने के लिए जो चीज का इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? वेक्टर, है ना? तो वेक्टर जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम जीन की टैक्सी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वेक्टर है या क्लोनिंग वेक्टर है ना, जो कि आपका बेसिकली नंबर ऑफ कॉपीज बनाता है जीन का, उसको हम लोग जीन टैक्सी बोल सकते हैं। यस और नो? तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं दे कैन बी कॉल्ड एज जीन टैक्सी। और बेसिकली क्या होता है ये जो, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो है इट कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर, ये बात पहले भी हुई थी, है ना? प्लाज्मिड है जैसे मान लीजिए ये, और ये कोई आपका फॉरेन जीन है ना? फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई आपका क्या है? दिस इज द फॉरेन डीएनए। अब इस फॉरेन डीएनए में किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर आप इंटरेस्टेड हो, है ना, तो जिस पर्टिकुलर रीजन में भी आप इंटरेस्टेड होगे उस पर्टिकुलर रीजन को, जैसे मान लीजिए इस रीजन में आप इंटरेस्टेड है तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? अब ये जो प्लाज्मिड है और जो आपका यू कैन से फॉरेन डीएनए है, इन दोनों को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। वी विल यूज द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द प्लाज्मिक डीएनए एज वेल एज द फॉरेन डीएनए। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने प्लाज्मिड यू कैन से को कट किया, यहाँ पे जैसे मान लो ये आपका प्लाज्मिड है ना, और उसके बाद से आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम लोगों ने ऐसे आइसोलेट कर लिया, सपोज किससे कट करके, बताइए? तो किससे हम लोगों ने कट किया? सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और जहां जब आपका ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये प्लाज्मिड के साथ इस प्रकार से इंसर्ट हो गया, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो डीएनए बना, इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना? या इसको आप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बोल सकते हो। प्लाज्मिड भी तो एक प्रकार का डीएनए ही है ना? ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्लाज्मिड जो है वो क्या है? बेसिकली वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल यू कैन से डीएनए है ना? जो लोगों को नहीं याद है मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है ना, ये आपका क्या है? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का अपना खुद का क्रोमोजोम है। तो ये सपोज दिस इज द मेन क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया, है ना? ये बैक्टीरिया जो है ये इसका मेन क्रोमोसोम है और उसके साथ साथ मेन क्रोमोसोम के साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर, है ना, प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मेन क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लाज्मिड्स जो होंगे वो मेन जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे, वो अलग रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वी आर कॉलिंग इट प्लाज्मिड, जिसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? सिर्फ प्लाज्मिड को ही हम लोग एज अ वेक्टर नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा बैक्टीरियोफाज हो सकता है ना? उसके बाद से आपका कॉस्मिड हो सकता है, और भी कई सारे चीजें हैं जिसको हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब प्लाज्मिड्स के बारे में कुछ चीजें मैं लिख देती हूँ, हालांकि ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ। तो प्लाज्मिड जो है इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स,
ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा और वो भी सारे बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ कुछ ईस्ट में भी पाया जाता है, एंड इन सम ईस्ट। तो प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोट्स में जनरली देखा जाता है और कुछ ईस्ट में भी देखा जाता है। उसके अलावा ये जो प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड होगा। और क्या होगा ये बेसिकली? इट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यस और नो? क्या ये मेन क्रोमोसोम का पार्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है? वी कैन से इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, है ना, मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, इसीलिए वी कैन यूज द वर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। उसके अलावा ये जो प्लाज्मिड है ये लीनियर नहीं है, आप देखो ये सर्कुलर है, तो वी कैन राइट इट इज ऑलवेज सर्कुलर, ये लीनियर नहीं होगा, है ना। और उसके अलावा हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ या यू कैन से ऑटोनोमसली, यानी खुद से ये रेप्लिकेट कर सकता है, अपना यू कैन से अपने आप को डिवाइड कर सकता है, तो सेल्फ या ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है। इसीलिए जीन को हम लोग प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हैं, ताकि जब प्लाज्मिड अपने आप को डिवाइड करे तो हमारा जो डिजायरेबल जीन है उसकी भी कॉपी बन सके। उसके अलावा ये नॉन एसेंशियल होता है। नॉन एसेंशियल का क्या मतलब हो गया? कि अगर आप प्लाज्मिड को रिमूव कर दोगे तो बैक्टीरिया जो है इट विल नॉट डाई। इफ प्लाज्मिड इज रिमूव्ड देन द बैक्टीरिया इज नॉट डाई, है ना। यानी ये नॉन एसेंशियल है, इतनी जरूरत नहीं है, ये एडिशनल फीचर्स देता है किसको? बेसिकली आपके बैक्टीरिया को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच शुड बी प्रेजेंट इन अ क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरे साथ ही नोट्स बना रहे होंगे, है ना, तभी जाकर आपका एक अच्छा प्रिपरेशन होगा। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे बच्चों तो आप थोड़े से पीछे रह जाओगे। तो प्लीज कोशिश करिए कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाइए। अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हो, है ना। अब जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो व्हाट कैन बी द फीचर्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में एआईपीएमटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, जो एआईपीएमटी में भी पहले पूछा जाता था। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर में कौन से फीचर्स होंगे? तो यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स में आपके कुछ चीजें मौजूद होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यस और नो? क्लोनिंग वेक्टर में ओरी साइट होनी चाहिए, जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। उसके बाद से इसमें आपका बेसिकली सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, है ना। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या काम है? हर चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सब चीजें जो है आपको एक्सप्लेन होगी अभी धीरे धीरे। उसके अलावा जो है इसमें क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, है ना। और ये जो क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही हम क्लोनिंग साइट बोल रहे हैं। क्लोनिंग साइट मतलब क्या होता है बताइए? In order to link the alien DNA, vector needs to have a very few, है ना, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme। ये NCERT का लाइन है। तो क्लोनिंग साइट को ही हम रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, जहां पर बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर चिपकेगा। रिकॉग्निशन या इसी को हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोल सकते हैं, है ना। और ये रिस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? बेसिकली दे आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। यस और नो? तो क्लोनिंग साइट भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके अलावा जो वेक्टर का साइज है वो छोटा होना चाहिए, ताकि हम लोग लैबोरेटरी में इन विट्रो उसको इजिली इस्तेमाल कर सकें, है ना। क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल अगर होगा तो वो ब्रेक डाउन होने की चांसेस होती है प्यूरिफिकेशन के समय। इसीलिए जो वेक्टर है इट शुड बी स्मॉल। तो वेक्टर का जो साइज होना चाहिए स्मॉल वेक्टर साइज होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग इन विट्रो लैबोरेटरी में उसको इजीली इस्तेमाल कर सकें। अब हम लोग वन बाय वन हम लोग समझेंगे, है ना, कि क्या क्या इसमें एक्चुअली फीचर्स हैं, किसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह के बारे में, हर चीज के बारे में। तो सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट ओरी साइट। समझ में आ गया? ओरी साइट के बारे में अगर हम बात करें तो एज द नेम सजेस्ट इसका क्या मतलब होगा, क्या फुल फॉर्म होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ये आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा होगा, जब आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, है ना। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में होता है उसको ORIC बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। और जो यूकैरियोट्स में होता है उसको ARS बोलते हैं, ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। यस और नो? आई गेस आप लोगों को ये चीजें पता होगी। तो ये एक साइट है, इट इज द साइट वेयर
ठीक है, रेप्लिकेशन बिगिंस, ये वो जगह है जहां पे रेप्लिकेशन जो है वो बिगिन होता है। यस और नो, रेप्लिकेशन बिगिंस, इज दिस क्लियर और नॉट? ये वो जगह है जहां पे रेप्लिकेशन शुरू होगा। डीएनए पॉलीमरेज विल कम एंड बाइंड विद दिस, हेलिकेज एंजाइम विल आल्सो कम एंड बाइंड विद दिस। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए ये अगर ओरी साइट है ना, ये ओरी साइट है, तो रेप्लिकेशन के समय ये क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, वी कॉल इट रेप्लिकेशन फोर्क, है ना, रेप्लिकेशन फोर्क। और रेप्लिकेशन फोर्क में एडेनिन और थाइमीन का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा ग्वानिन और साइटोसिन से। यस और नो? एडेनिन और थाइमीन का रेशियो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहीं पर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो अच्छे तरीके से खुल सकेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होती है और यहीं से रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होता है। यस और नो? यूकैरियोट्स में एक क्रोमोसोम में कई सारे ओरी साइट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जनरली ओरी साइट जो होंगे वो एक होंगे। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि वन क्रोमोसोम जो है ना, कॉन्टेन्स मेनी ओरी, कई सारे ओरी साइट होंगे। कहां पर? इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्या होगा, ओरी साइट ज्यादा होगा, है ना, जैसे एनिमल्स में, प्लांट्स में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो वन क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, इट जनरली कॉन्टेन्स इट जनरली कॉन्टेन्स वन ओरी। यस और नो? वन ओरी, एक ही ओरी होगा। ये जो ओरी साइट है ये डिसाइड करता है कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कितना कॉपी जो है वो लिंक डीएनए का बनेगा। यस और नो? देखिए यहाँ पे जो आपका ओरी डिसाइड्स, ये जो ओरी साइट है डिसाइड्स, यस, क्या डिसाइड कर रहा होता है? कॉपी नंबर। कॉपी नंबर मतलब नंबर ऑफ कॉपीज which is produced of the particular plasmid and the linked DNA. Yes, so copy number of linked DNA कौन डिसाइड कर रहा है? बताइए, ओरी साइट जो है वही डिसाइड कर रहा होता है क्या चीज? कॉपी नंबर, है ना, किसका? लिंक डीएनए का। तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 से 2 कॉपी नंबर बनता है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड होते हैं जिसमें 15 से 100 कॉपीज भी बन सकता है पर सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रही हूं मैं? ध्यान से समझिएगा। और जिसका ज्यादा कॉपी नंबर बनेगा वही हम लोग ऐसा ही वेक्टर चुनेंगे जिसका ओरी साइट सपोर्ट करेगा हाई कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज विच इज प्रोड्यूस्ड, है ना, ऑफ द लिंक डीएनए पर सेल। तो यहाँ पे कुछ प्लाज्मिड्स हैं, है ना, देखिए यहाँ पे सम प्लाज्मिड्स प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको जो मेन क्रोमोसोम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, खुद से वो रेप्लिकेट कर लेंगे, है ना। मे हैव 1 और 2, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है 1 और 2 कॉपी नंबर्स, 1 या 2 कॉपी नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन वेयर एज अदर्स, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा, वेयर एज अदर्स, ठीक है, मे हैव 15 to 100 कॉपीज पर सेल, 15 to 100 कॉपीज, ठीक है, पर सेल। इज दिस क्लियर और नॉट? बैक्टीरियोफाज जो होता है, बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरसेस विच एक्चुअली अटैक द बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरियोफाज जो होता है उसका कॉपी नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है बेसिकली मेन क्रोमोसोम से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरसेस विच अफेक्ट बैक्टीरिया, विच किल्स बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ हाई कॉपी नंबर, यस और नो, विच बिकॉज ऑफ हाई कॉपी नंबर पर सेल, है ना, उनका कॉपी नंबर पर सेल क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। पर सेल, हाई कॉपी नंबर पर सेल, ठीक है, आर यूज्ड, उनका हम क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं।
इज दिस क्लियर? तो हमें क्या, आपने क्या सीखा, आपने नोट करके आप क्या लिख सकते हो कि हम कैसा बेसिकली वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे? वी हैव टू चूज दोज वेक्टर्स, हमें वैसे वेक्टर्स चुनना है। वी हैव टू चूज दोज वेक्टर्स, हमें वैसे वेक्टर्स का चयन करना है हुज ओ आर आई, जिसका ओरी साइड जो है, हुज ओरी साइड सपोर्ट करे, है ना, जिसका ओरी साइड जो है वो सपोर्ट करे। किसको सपोर्ट करे बताइए? हाई कॉपी नंबर को। तो हमें ऐसा वेक्टर का चयन करना है, ऐसा वेक्टर का यू कैन से सिलेक्शन करना है जिसका ओरी साइड जो है वो हाई कॉपी नंबर को क्या करे? चूज करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको ये चीज? यस और नो? तो बेसिकली आपको क्या समझा? देखिए, बैक्टीरियोफाज का जो कॉपी नंबर है वो ज्यादा है। बैक्टीरियोफाइज क्या होते हैं? दे आर द वायरस that infects bacteria and they have the ability to replicate within the bacterial cells, है ना, and they are independent of the control of the chromosomal DNA। वो chromosomal DNA के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्या हम लोग किसी भी जीन को अगर किसी दूसरे सेल में डाल दें तो क्या वो इजिली वो जीन अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा? मैंने आपको ये क्लास जो सेकेंड लेक्चर था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम किसी भी जीन को अगर नॉर्मली किसी सेल के अंदर डाल देते हैं तो क्या वो जीन अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और वो अपना नंबर बढ़ाने लगेगा? आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम उस पर्टिकुलर जीन को मेन क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे, है ना, जब तक वो मेन क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा तब तक वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो इफ वी आर एबल टू लिंक an alien piece of DNA, है ना, with bacteriophage, we can multiply its number and which should be equal to the number of copy number of the bacteriophage। और बैक्टीरियोफाज में भी अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियोफाज हम यूज कर सकते हैं, जैसे लैम्डा फाज यूज कर सकते हैं, M13 फाज वेक्टर यूज कर सकते हैं ना। बैक्टीरियोफाज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, बैक्टीरियोफाज में हम क्या यूज कर सकते हैं? बैक्टीरियोफाज में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? इतना आपको ज्यादा नहीं याद रखने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। हम लोग लैम्डा फाज यूज कर सकते हैं, यस और नो। उसके बाद से हम लोग M13 यू कैन से फाज वेक्टर यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत कुछ मैं नॉलेज चाहूं तो दे सकती हूँ आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि नीट के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस। उसके अलावा अदर आपके, इसके अलावा अदर आपके कौन से वेक्टर्स हैं? एक तो प्लाज्मिड आपने देखा, उसके अलावा बैक्टीरियोफाज आपने देखा एज अ वेक्टर। उसके अलावा और कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए? एटलीस्ट नाम तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए, है ना, सो दैट कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो। एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉस साइट, है ना, ऑफ लैम्डा फाज। जो लैम्डा फाज है उसका जो कॉस साइट है, समझ में आया, उसमें एक साइट होता है जिसको कॉस साइट बोलते हैं, उसका और यू कैन से प्लाज्मिड डीएनए का। यस, ये जो आपका कॉस्मिड है ना, ये कॉस साइड ऑफ लैम्डा फाज एंड प्लाज्मिड डीएनए का कॉम्बिनेशन है। कॉस साइड का मतलब होता है कोहेसिव एंड साइट। यस और नो? बट इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्मिड का बस नाम भी याद रख लोगे तो काफी होगा। उसके बाद से नेक्स्ट होता है YAC, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने पढ़ा होगा, है ना। YAC और जो आपका BAC होता है, YAC का फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यस और नो? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये इस चैप्टर में तो नहीं आता है बेसिकली ज्यादा, लेकिन दूसरे चैप्टर में आपको यूज हो जाएगा। BAC मतलब हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो चीजें हैं YAC और BAC, है ना, इट इज यूज्ड बेसिकली आपका किस में यूज किए गए थे, है ना, ये दोनों जो है ये यूज किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप लोग पढ़ोगे, 13 ईयर मेगा प्रोजेक्ट था। मॉलिक्यूलर बेस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगी मैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली YAC और BAC का इस्तेमाल किया गया था। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो आपके यू कैन से वेक्टर्स हैं, दे वेर यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके अलावा भी आपके वेक्टर्स होते हैं, जैसे फैजिमिड हो गया, बस नाम याद रख लेना है। उसके बाद से आपके ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, ट्रांसपोजॉन्स, ठीक है, जिसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब बस अभी नाम याद रखना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये सब चीजें। या जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं,
समझ में आया कि नहीं? जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। और ये डिस्कवर किसने किया था? ट्रांसपोजॉन्स किसने डिस्कवर किया था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके डिस्कवरर का नाम है ना, इसको डिस्कवर किया था बारबारा मैकक्लिंटॉक ने। बारबारा मैकक्लिंटॉक ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये भी एज वेक्टर यूज हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें वेक्टर्स, अगर हम लोग बात करें इन प्लांट, प्लांट में हम किसको एज अ वेक्टर यूज कर रहे होते हैं, है ना? ये सब चीजें देखिए जो मैं बता रही हूँ ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर इंपॉर्टेंट। तो प्लांट्स में हम लोग यूज कर रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है ना? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगी, आपको बताऊंगी। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग, है ना, ट्यूमर कॉज करने वाला एक प्लाज्मिड होता है। किसमें होता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस में, है ना? किसमें? एग्रो बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया है। यस और नो? एग्रोबैक्टीरियम नाम ही है टूमीफेशियंस। यस और नो? एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो है बेसिकली ये एक पैथोजेन है ना? और किसमें ये एज अ पैथोजेन काम कर रहा होता है? बताइए ये किसमें एज अ पैथोजेन काम कर रहा होता है? डाइकॉट प्लांट्स में, है ना? जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें ये एज अ पैथोजेन काम कर रहा होता है। और ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है उनमें। कैसा डिजीज कॉज करता है? क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो प्लांट्स में जो है वो किसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं एज अ वेक्टर? टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, जिसको बाद में डिसार्म किया जाता है। और इसीलिए एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं प्लांट्स में। क्यों बोलते हैं? ये सब चीजें आई नो अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं, बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज अभी दे दूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो आगे चलकर। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट्स, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स में हम किसको बोल रहे होंगे? तो आपका जो यू कैन से एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस है उसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हम बोलते हैं। किसमें? इन केस ऑफ प्लांट्स। समझ में आ गया कि नहीं? उसी के बाद आपका बेसिकली हो सकता है एनिमल्स में, है ना? तो एनिमल्स में वेक्टर के रूप में क्या यूज कर रहे हैं? रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? रेट्रोवायरस एज वेक्टर, है ना? किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं रेट्रोवायरस को वेक्टर के रूप में? इन एनिमल्स। ठीक है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिसार्म्ड करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस में भी डिसार्म करेंगे। टीआई प्लाज्मिड का जो पैथोजेनिक इफेक्ट है उसको रिमूव करके यहाँ पे हम अपना यूजफुल जीन डाल देंगे, है ना? और एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जब किसी डाइकॉट प्लांट में जाएगा तो टीआई प्लाज्मिड की जगह वहां यूजफुल जीन चला जाएगा और वो नेचुरली जो है वो जेनेटिक इंजीनियर कर देगा किसको? प्लांट को। रेट्रोवायरस जो है उसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें? हम एनिमल्स में, है ना? और रेट्रोवायरस को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन एनिमल बोल देते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन प्लांट बोलते हैं, वैसे रेट्रोवायरस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन एनिमल बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इट कैन बी रिगार्डेड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन एनिमल्स। तो ये सब जो चीजें हैं इसको हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? उसके बाद एक और वेक्टर होता है जो इंपॉर्टेंट है, इट इज वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर, जिसको हम बोलते हैं शटल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है ना? अगर नीट में नहीं भी आया तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है शटल वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना? ये क्या कर सकते हैं? इट कैन रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं किसमें? इन बोथ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में जैसे इकोलाई, एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों में रेप्लिकेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो वेक्टर्स होते हैं उनमें दो प्रकार के ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होता है। एक जो है वो प्रोकैरियोट्स के लिए होगा और एक जो है वो यूकैरियोट के लिए होगा। क्या बोला मैंने? शटल वेक्टर जो होते हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही रेप्लिकेट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास दो प्रकार की ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल के लिए और एक प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। प्रोकैरियोटिक सेल में आप एग्जांपल ले सकते हो किसका? इकोलाई का आप ले सकते हो। अब शटल वेक्टर में एग्जांपल क्या है? एग्जांपल वी कैन टेक एज येप, येप जिसको क्या फुल फॉर्म हो सकता है? ईस्ट इपिजोमल
प्लाज्मिड। समझ में आया? ये आपका एक शटल वेक्टर के जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है ना? या फिर दूसरा एग्जांपल वी कैन टेक मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड। मॉडिफाइड टीआई प्लाज्मिड भी एज अ सटल वेक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसको किसको हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं? आई डोंट थिंक इससे ज्यादा नॉलेज आपको जरूरत है ना नीट के लिए? यस और नो? तो दिस मच यू शुड नो एटलीस्ट कि किसको किसको हम लोग वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो ओरी साइड जो है ये आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना? ओरी साइड क्या है ये बात आपको पक्का समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई डिफिकल्टी है। एक बार हम लोग ओरी साइड जो है वो हम लोग एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, वन बाय वन हम जब रीड करेंगे ना तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पे अभी देखो ये एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा बचा हुआ है, उसके पहले की जो चीजें हैं मैंने आपको पढ़ा दिया था और एनसीईआरटी से एक एक लाइन एक एक वर्ड समझा दिया था। जो लोग मेरी क्लास में नए हैं बच्चों, उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझना है, नॉलेज लेना है तो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसको आप देख लीजिए। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं? है ना? तो उस चीज को आप देख लीजिए। यस, बोलो एक बार कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब देखिए यहां से हम लोग एक बार पढ़ना शुरू करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है ना? उनका क्या फीचर वगैरह है। लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो एक बार प्लीज तुम लोग मुझे पहले कमेंट में यू कैन से लिख के बताओ कि आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। हैव यू एक्चुअली अंडरस्टूड एवरीथिंग और नॉट? है ना? चीजें आपको अगर समझ में आई हैं तो प्लीज मुझे ये चीज लिख के बताइए आप लोग, है ना? एक बार लिख के बताओ मुझे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ लिखते ही नहीं हो। उसके बाद से अभी हम लोग जो है वो रीड करने वाले हैं, है ना? जो चीजें मैंने अभी आपको पढ़ाई वो आपको समझ में आई तो प्लीज उसको लिख के मुझे बताया जाए। अब चलिए क्लोनिंग वेक्टर पढ़ते हैं। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल्स, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। यानी मेन डीएनए से वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, वो अपने आप इंडिपेंडेंट है, खुद से डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। प्लाज्मिड जैसा मैंने बताया भी था सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number, है ना, of their genome within the bacterial cells. Some plasmids may have one or two copies per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their number can go even higher. सब चीजें आपको बता दी हैं। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, है ना, अगर हम लोग लिंक कर रहे हैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल रहे हैं, किसके साथ? प्लाज्मिड डीएनए के साथ या बैक्टीरियोफाज के साथ, इन ऑर्डर टू मेक देम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। जाहिर सी बात है प्लाज्मिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो जब प्लाज्मिड अपने आप को डिवाइड करेगा तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा एलियन पीस ऑफ डीएनए है, वो भी अपने आप को डिवाइड करेगा। और जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, जैसे मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया, अगर हम उसको एज अ होस्ट ले रहे हैं और ई कोलाई बैक्टीरिया अगर अपने आप को डिवाइड कर रहा है तो बेसिकली जो आपका प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड करेगा, उसमें हमारा जो जीन है उसकी भी कॉपीज बनते जाएंगे, वो भी डिवाइड करते जाएगा, है ना? ये बातें आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये चीजें आपको बताई हैं। वेक्टर्स used as present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non-recombinants. Recombinants वो है जिसमें नया कॉम्बिनेशन बना और नॉन रिकॉम्बिनेंट वो होता है जिसमें नया रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। पहला जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ये एक ऐसा सीक्वेंस है फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, है ना? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यही वो रीजन है, यही वो सीक्वेंस है जहां से ये यू कैन से रेप्लिकेशन जो है वो बिगिन होगा, है ना? रेप्लिकेशन कहां से बिगिन होता है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। इज दिस क्लियर? तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो रीजन है वहीं से रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है? एंड एनी पीस ऑफ डीएनए when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell।
है ना। ये आपको बताया है होस्ट सेल के अंदर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास ही एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होगी और रेप्लिकेशन करने में मदद करेगी ताकि आपका जो जीन है उसका कॉपी बन सके। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। मैंने बताया था कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है ना, ऑफ द लिंक्ड डीएनए। मैंने क्लियरली आपको लिखा ही है कि ओरी साइट डिसाइड्स द कॉपी नंबर, है ना। आपको याद होगा अगर आपने अभी जस्ट देखा है मेरा नोट्स, तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। So if we want to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin supports high copy number. ये बात ऑलरेडी हो चुकी है ना। ये बात जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस, यस और नो, टेल मी। ये बात ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली दूसरे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपको, आपसे, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आप समझते जाइएगा। देखो जैसे आगे चलते हैं, है ना। देखो समझना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, अब देखो यहाँ पे मान लो ये आपका वेक्टर है, ये क्या हो गया, दिस इज द वेक्टर। और ये क्या हो गया, दिस इज द फॉरेन डीएनए, है ना। ये क्या हो गया, दिस इज द फॉरेन डीएनए। ध्यान से समझना आप चीजों को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ना। अगर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5x में देखोगे, कोई इशू नहीं है। ये जो है ये आपका क्या हो गया, दिस इज द यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस वेक्टर को और यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है उन दोनों को हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। ये बात मैं पहले क्लास से बताते हुए आ रही हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब हमारा रिकॉम्बिनेंट बनेगा, जैसे मान लीजिए एक नया कॉम्बिनेशन अगर बनाना है, जैसे ये आपका क्या हो गया, दिस इज द प्लाज्मिड, दिस इज द वेक्टर। प्लाज्मिड मान लो हम लोग एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। तो जब नया कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जब नया कॉम्बिनेशन बनाना है ना। यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आपके आपके चिपक गया। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका वेक्टर है, दैट इज द प्लाज्मिड। तो यहाँ पे दो डीएनए का कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक तो वेक्टर डीएनए और दूसरा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो डीएनए है। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। ये बार बार ये बातें हो रही है, और इस टेक्निक को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। दो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखिए, ये पहला जो पहले क्लास हुआ था उसमें ये देखो इसका फंक्शन देखो, एल्किलाइन फॉस्फेटेज का। ये देखिए यहाँ पे आइए, मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिकली ये जो इको R1 है या और ये जो फॉरेन डीएनए है मान लो, है ना, या फिर एक इको आर ये हम लोग एक प्लाज्मिड ही लेते हैं। प्लाज्मिड को अगर हम लोगों ने इको R1 नाम के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ यू कैन से कट किया, तो जिस जगह पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट करता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, उसको हम रिकॉग्निशन साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। तो ये इसका रिस्ट्रिक्शन साइट होता है किसका, इको R1 का। तो जब यहाँ पे ये कट कर रहा है जी और ए के बीच में, तो यहाँ पे देखो जी अलग हो गया, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन ये अलग हो गया। तो कभी कभी यहाँ पर ये सेल्फ लाइगेट भी कर सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या कर सकता है, ये सेल्फ लाइगेट कर सकता है ना। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के ये फिर से जब आपने इसको कट किया ना, तो ये फिर से आपस में चिपक के और फिर से नॉर्मल प्लाज्मिड जैसा पहले था वैसा ये बना सकता है ना। ये वैसा प्लाज्मिड पहले जैसा ही अगर ये बना देगा तो कट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए हम लोग एंजाइम एक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एल्केलाइन फॉस्फेटेज, जो फॉस्फेट को रिमूव कर देता है 5 प्राइम एंड के साथ। और अगर फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो गया 5 प्राइम एंड के साथ, तो सेल्फ लाइगेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। इज इज क्लियर? अगर सेल्फ लाइगेशन प्रिवेंट हो गया तो इजिली हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है ना कि अल्केलाइन फॉस्फेटेज काम ही करे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्केलाइन फॉस्फेटेज जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आपका सक्सेस रेट हमेशा मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें दो प्रकार के यू कैन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं,
आई थिंक आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें कौन कौन से दो आउटकम्स हो सकते हैं बच्चों? एक आउटकम ये हो सकता है कि प्लाज्मिड अपने आप को खुद इनक्लोज कर ले, है ना। प्लाज्मिड जो है, ये जो आपका वेक्टर है, वेक्टर को ही हम प्लाज्मिड बोल रहे हैं, जो वेक्टर है, यानी कि यू कैन से प्लाज्मिड, ये पहला पॉसिबिलिटी है। वेक्टर और यू कैन से प्लाज्मिड जो है ना, इट क्लोजेज इटसेल्फ, ये खुद से अपने आप को क्लोज कर ले इटसेल्फ, है ना। तब बिफोर एंटरिंग, बिफोर एंट्री ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंट्री से पहले, है ना, GOI मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट के एंट्री से पहले ये प्लाज्मिड अपने आप को इनक्लोज कर ले। तो क्या इस प्लाज्मिड में कोई नया कॉम्बिनेशन हुआ, कोई नया यू कैन से चीजें आई, जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इसमें इंसर्ट की हुआ? नहीं हुआ। तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, कोई भी न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो इसको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन दूसरा आउटकम और क्या हो सकता है? यहाँ पर दूसरी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब हम यहाँ पे एल्केलाइन फॉस्फेटेट मान लो काम कर लिया, है ना, एल्केलाइन फॉस्फेटेज अगर काम कर रहा है आपका, तो इस समय क्या हुआ कि ये जो आपका पोर्शन है ना, यहां पर आकर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपक गया। यहां पर आकर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये चिपक गया। ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है? दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो पोर्शन है ये सब क्या है? दिस इज द वेक्टर। यानी यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बना है, वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर जुड़ा है ना। तो यहाँ पर जहां पर यू कैन से नया कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या चीज? इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस और नो? बताओ, आर यू समझिंग और नॉट समझिंग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? इसको हम लोग बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें नया कॉम्बिनेशन बना तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या यू कैन से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के नाम से जानेंगे, है कि नहीं? तो अंडरस्टूड। पहले यहाँ पे दो आउटकम क्या हुआ, है ना। जोड़ने के लिए हम क्या यूज करें? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो बेसिकली है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? T4 बैक्टीरियोफाज से ऑब्टेन होता है। डीएनए लाइगेज बेसिकली T4 बैक्टीरियोफाज से ऑब्टेन होता है। ये आपको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो डीएनए लाइगेज होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। अब जब हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनाया होगा, ये सब बीकर के अंदर होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, हमें पता ही नहीं है कि कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना। अब हम लोग क्या करना चाहेंगे? इसको हम इंसर्ट करना चाहेंगे, किसमें? होस्ट में। अब हम लोग इसको क्या करना चाहेंगे? वी विल ट्राई टू इंसर्ट इट इन होस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इंसर्ट करेंगे इसको किसमें? होस्ट के अंदर। हमारा होस्ट क्या हो सकता है? इट कैन बी अ प्रोकैरियोट, इट कैन बी यूकैरियोट, है ना। ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, प्रोकैरियोट है तो। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? बेसिकली वी आर एक्चुअली यूजिंग व्हाट? हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे होते हैं? तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं आपका इकोलाई, है ना, एज अ होस्ट। तो जब हम लोग होस्ट के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं तो ये भी एक हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। इसमें भी हम कोई श्योर नहीं है सक्सेस रेट, ऐसा नहीं है कि हमें मिल ही जाएगा। तो ये एक प्रकार का हिट एंड ट्रायल मेथड है। और इसमें तीन आउटकम्स हो सकते हैं, तीन कंडीशंस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। क्या? जैसे देखो, ये बना दिया जाए आपको, तीन आउटकम के लिए तीन बॉक्स बना दे रही हूं मैं, है ना। ये आपका क्या है? ये जो बॉक्स है ये क्या है? दिस इज द यू कैन से होस्ट। ये होस्ट है। समझ में आया? ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स जो है वो होस्ट है बच्चों। तो होस्ट में हम लोगों ने क्या लिया हुआ है? एज अ होस्ट यहाँ पे वी आर टेकिंग इकोलाई। जनरली हम लोग क्या लेते हैं? होस्ट में इकोलाई लेते हैं। तो जब हम लोग ई कोलाई के अंदर ये चीजों को हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं होस्ट में, है ना। पहले तो हम ये पता नहीं था ना शुरू में ही कि कौन आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट है। इसको हम बाद में चलकर पता लगाएंगे प्रोसेस से कि क्या कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो जैसे मान लो ये पहला हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये तीसरा कंडीशन हो गया। तो किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ। इसमें मान लो नो वेक्टर इंसर्टेड, है ना। जरूरी थोड़ी ना है कि जब भी आप वेक्टर को एक बीकर के अंदर रख के, है ना, एक बीकर के अंदर ये सब चीज कर रहे हैं, तो बीकर के अंदर हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर को रखेंगे, होस्ट को रखेंगे और उसको क्या करेंगे? कोशिश करेंगे इंसर्ट करवाने का। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई भी वेक्टर जो है वो इंसर्ट ही नहीं हुआ। अगर कोई भी वेक्टर इंसर्ट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ,
है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर वेक्टर इंसर्ट हो जाए होस्ट के अंदर, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर कोई वेक्टर इंसर्ट नहीं हुआ तो इसको क्या बोलेंगे हम, बताओ। इसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यस, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कि कोई भी आपका वेक्टर जो है इसमें आया ही नहीं। ठीक है, अब ये जो दूसरा वाला इक्वलाई है, इसमें मान लीजिए वेक्टर आ गया, है ना, इसमें वेक्टर आ गया, लेकिन इसमें वो वेक्टर आया जिसमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना था। ये वाला वेक्टर आ गया, देखो ये वाला वेक्टर आ गया। इस वेक्टर में क्या हुआ था, कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड नहीं था, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर था। यस और नो। तो ये जो आपका नया ये वाला जो वेक्टर आया, ये कैसा वेक्टर आया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट आया, है ना। इसमें कैसा वेक्टर आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया ना। यस और नो। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट इसलिए बोल रहे हैं इस इकोलाई को क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। भले इसमें आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर आया है, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। यस और नो। अब यहां पर ये वाला जो थर्ड वाला है, इसमें मान लीजिए कि आपका रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया, समझ में आया कि नहीं। ये वाला जो है दिस वन, ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इसके अंदर चला गया, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखिए रिकॉम्बिनेंट वाला इसके अंदर चला गया। देखो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला यहां पर चला गया। यस, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये रिकॉम्बिनेंट है, यानी यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वाला चला गया है वेक्टर, है ना। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक तो आपका हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट और दूसरा हो सकता है आपका रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर कम से कम वेक्टर गया तो है। अब वो वेक्टर दो प्रकार का जा सकता है, एक तो जिसमें नया कॉम्बिनेशन नहीं बना वो जा सकता है, और एक जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है वो जा सकता है। कोई कोई ऐसा भी इक्वलाई हो सकता है जिसमें कोई वेक्टर गया ही नहीं, उसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। तो पहले आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेंट कितने प्रकार का हो गया, अभी आपको इससे क्या समझ में आया कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, यस और नो बच्चों, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गया हुआ है, और दूसरा हो जाएगा आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं गया है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज दिस क्लियर, इज दिस ओके, आई होप आई एम क्लियर, यस और नो। तो हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी कम टू नो वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन हैज एक्चुअली अकर्ड और नॉट, है ना। तो टू सेपरेट देम, है ना, टू आइडेंटिफाई और टू डिस्टिंग्विश द ट्रांसफॉर्मेंट from non-transformant and to distinguish the recombinant from the non-recombinant we use selectable markers। समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, किसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है किसमें नॉन रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर्स का। समझ में आया कि नहीं। सो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स जो है बच्चों वो क्या है, दे आर एक्चुअली द जीन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या हो जाएंगे, वो आपके एक्चुअली में क्या है ना, जीन्स है। ठीक, ये क्या है, दे आर द जीन्स है। इनकोडिंग रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं जनरली, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, है ना। इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, किससे रेजिस्टेंट इनकोड कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल इकोलाई क्या किसी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंटीबॉडीज लिख दिया मैंने गलती से, एंटीबायोटिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सच एज, कौन से एंटीबायोटिक्स से, सच एज एम्पिसिलिन, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी का लाइन है। देन क्लोराम फेनिकॉल, देन टेट्रासाइक्लिन, है ना, कैनामाइसिन, एटसेट्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये सब जो है दे ऑल आर यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई।
ये सब यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर हैं किसके लिए? ई कोलाई के लिए। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है? ये किसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर है? इश्चरेचिया कोलाई के लिए, ई कोलाई के लिए, जो कि ग्राम निगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। इज दिस क्लियर और नॉट? देखिए जो नॉर्मल इकोलाई है, द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन। तभी तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ना, सेलेक्टेबल मार्कर। नॉर्मल इकोलाई किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट जीन्स नहीं कैरी करती है, लेकिन अगर हम सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और जिस ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगा वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर जाएगी। उसी से हमें ये पता चलेगा कि यस रिकॉम्बिनेशन हुआ है। हमें कैसा जीन चाहिए जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ हो, यस और नो। तो उसके अलावा एक तो ये हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज कर सकते हैं। दूसरा हम और क्या यूज कर सकते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, बताइए? लैक जेड जीन। लैकोपिरॉन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जो किसके लिए कोड कर रहा होता है? बीटा गैलेक्टोसिडेस, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो ये भी यूज कर सकते हैं, है ना, है ना। कैन ऑल्सो बी यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर। कैसे, मैं आपको समझाऊंगी। कैन ऑल्सो बी यूज एज सेलेक्टेबल मार्कर। इसको भी एज सेलेक्टेबल मार्कर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? कैसे हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इनको यूज करेंगे, ये बातें मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा देखिए आपको याद रखने की जरूरत है बेसिकली चीजों को, दैट कि जो नॉर्मल इकोलाई है, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, जो नॉर्मल इकोलाई है, ठीक है, नॉर्मल इश्चरेचिया जो कोलाई है, इट उसके जो सेल्स हैं, है ना, दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कैरी नहीं करते। दे डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबॉडी बायोटिक्स। एनी ऑफ दीज जो कि मैंने अभी ऊपर मेंशन किया है एंटीबायोटिक्स का नाम, उनके लिए जो नॉर्मल इकोलाई के सेल्स हैं, है ना, वो रेजिस्टेंस जो है वो कैरी नहीं करते। इज दिस क्लियर और नॉट? एंटीबायोटिक्स। इज दिस क्लियर? तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो क्या चीज में हेल्प कर रहा होता है? सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, है ना, कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन यू कैन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। सिलेक्ट्स, ठीक है, एंड आइडेंटिफाइज ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किसमें नॉन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उसको सेलेक्ट करेगा। समझ में आया? और किसमें, एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, किसमें नया कॉम्बिनेशन बना, जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें आया, ये भी पता लगाने में हेल्प करेगा। और किसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, ये सब पता लगाने में कौन हेल्प करेगा? बेसिकली आपका सिलेक्टेबल मार्कर। कैसे हेल्प करेगा बच्चों, मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगी। तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है इट हेल्प्स टू सिलेक्ट एंड आइडेंटिफाई कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, किसमें नया कॉम्बिनेशन बना है, किसमें नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है। और ये क्या कर देगा, ये इलिमिनेट कर देगा, है ना, इलिमिनेट करेगा किसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जिसमें नया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है उसको क्या कर देगा, इलिमिनेट। क्योंकि हमें बेसिकली कौन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेंट में भी कौन चाहिए, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए। तो ये क्या करता है, ये परमिट करेगा। परमिट्स, किसको परमिट करेगा, किसको परमिट करेगा बताइए? परमिट ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। यस और नो? इट परमिट्स ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। और ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी किसका ग्रोथ बेसिकली ये परमिट करेगा, रिकॉम्बिनेंट वाले का। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिकॉम्बिनेंट वाले को, मतलब हमें रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए, जरूरी नहीं कि हमें वो हमेशा रिकॉम्बिनेंट वाला मिल ही जाए, है ना, मतलब मिलता तो है लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा रिकॉम्बिनेंट वाला सर्वाइव ही करे। तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे, बट सिलेक्टेबल मार्कर जो बुक में लिखा हुआ है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है लाइन, देखो बच्चों, सिलेक्टेबल मार्कर, है ना, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर ए सिलेक्टेबल मार्कर which helps in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of transformants. Transformant दो प्रकार के हो सकते हैं, recombinants and non-recombinants. Transformation is a procedure
through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium. You will study in the subsequent section कि कैसे transformation हो रहा है. Normally, the gene encoding resistant to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin are considered useful selectable markers for E. coli. The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. ये सारी बातें जो है वो आपकी हमारी हो चुकी है. यस और नो, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है. तो लाइन बाय लाइन आई थिंक आपकी जो चीजें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी, है ना. नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्लोनिंग साइट. यस और नो, नेक्स्ट जो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग क्लोनिंग साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द जो तीसरा फीचर है ना. पहला ओरी साइट पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आपका सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोनिंग साइट, यानी वो जगह जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर बाइंड करेगा. इसी को हम रिकॉग्निशन साइट या इसी को हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं. और ये कहा क्या होता है, इट इज एक्चुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होता है विच रीच द सेम, है ना, व्हेन द रीडिंग ओरिएंटेशन इज केप्ट द सेम. इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी बात कर चुके, मतलब कर लिया है ना. और ये जो क्लोनिंग साइट है इट शुड बी प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए क्लोनिंग साइट, इट शुड बी प्रेजेंट, है ना, विद इन द सेलेक्टेबल मार्कर. मैं आपको समझाऊंगी ये चीज आगे. इट शुड बी प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो आपका ये क्लोनिंग साइट है ये कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, विद इन सिलेक्टेबल मार्कर. ये सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही प्रेजेंट होना चाहिए. कौन, ये क्लोनिंग साइट. तो इट शुड बी प्रेजेंट विद इन द सिलेक्टेबल मार्कर जीन. जो सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे उसमें ही आपका बेसिकली प्रेजेंट होना चाहिए. एंड इट इज द साइट वेयर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विल मेक द कट. ये क्या है, ये जो है ये साइट है, इट इज द साइट वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, मेक्स कट. ये वो जगह है जहां जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करेंगी और आकर वहां पर कट लगाएंगी. यस और नो, टेल मी. जैसे मान लीजिए आप, है ना, अब यहाँ पे एक गुड वेक्टर अगर है, देखिए यहाँ पे समझिएगा इस चीज को. अ गुड वेक्टर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. अ गुड वेक्टर शुड हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एमसीएस. एमसीएस का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए. ठीक है, किसके लिए, फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अलग अलग क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, है ना, फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. एमसीएस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, कई सारे क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए. देखिए मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली समझाती हूँ. मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, यस और नो. मल्टीपल क्लोनिंग साइट किसके लिए होनी चाहिए, फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए. जैसे मान लो अगर ये आपका एक वेक्टर है ना, जैसे समझना ये एक वेक्टर है बच्चों. जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये क्या है, एक वेक्टर है. अब इसके पास अगर कई सारे यू कैन से क्लोनिंग साइट्स है, जैसे मान लो ये इको R1 के लिए है ना, ये आपका ये जो पोर्शन है ये बैम H1 के लिए है. उसके अलावा जो है यहाँ पे ये है स्मा 1 के लिए, है ना, ये जो है आपका PVU2 के लिए ये जो है ये हिंद 3 के लिए है. मान लो मैं अपने से बना रही हूं, है ना. और ये जो है आपका हो गया सपोज पीवीयू लिखा है नहीं, PVU1 के लिए ये जैसे मान लीजिए आप हो गया आपका ALU1, है ना. तो ये बहुत अच्छा वेक्टर माना जाएगा. क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में इको R1 नहीं है, बैम H1 नहीं है, तो भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना काम करने के लिए, आप इनके साथ भी काम कर सकते हो. यस और नो. अगर आपके पास ये चारों नहीं है या तो आप इन तीनों के साथ काम कर सकते हो. तो एक अच्छा वेक्टर के पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए, है ना, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए नहीं. लेकिन मान लो कि अगर आपका एक, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम अच्छा वेक्टर मानेंगे, इसको हम लोग गुड वेक्टर मानेंगे, क्योंकि इसके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, है ना, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, ये कई सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ काम कर सकता है. वहीं पे एक और वेक्टर हम लोग लेते हैं, समझिएगा, एक और वेक्टर हम लोग लेते हैं. जैसे मान लो एक और वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका एक और वेक्टर है और इसके पास क्या है, ये साइट है इको R1 के लिए, है ना, ये साइड भी है आपका क्या, इको R1 के लिए.
ये साइट मान लो है स्मा वन के लिए, ये साइट भी है आपका इको आर वन के लिए, ये साइट भी है आपका इको आर वन के लिए। तो क्या ये अच्छा वेक्टर माना जाएगा? अगर यहाँ पे इको आर वन आकर काम किया तो बताओ कितने सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, कट जाएगा ना ये वेक्टर बहुत ज्यादा, ये कटने लगेगा ना, जहां जहां इको आर वन मिलेगा वहां वहां ये कट जाएगा। Yes or no? तो one restriction enzyme should have one recognition site in one vector. एक restriction enzyme के लिए एक ही recognition site होनी चाहिए एक वेक्टर में। ये जो आपका वेक्टर है अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ये देखो, ये restriction enzyme जो है उसके लिए कई सारे recognition sites हैं, है ना, which is not good thing. Are you understanding or not? लेकिन ये वाला जो वेक्टर है इसको अच्छा माना जाएगा क्योंकि इसके पास डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रिकॉग्निशन साइट्स हैं फॉर डिफरेंट यू कैन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कैन यू सी, है ना, इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, लेकिन हर क्लोनिंग साइट अलग अलग एंजाइम्स के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस इको आर वन के लिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे क्लोनिंग साइट्स हैं, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शुड हैव, है ना, शुड हैव ओनली वन रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, इन वन वेक्टर, एक वेक्टर में सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन यू कैन से रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अगर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगे तो कई सारे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, है ना, कई सारे क्या हो जाएंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट, समझ में आया? तो हम लोग बोल सकते हैं द वेक्टर, जो वेक्टर है ना, इट नीड्स टू हैव, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इट नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, इस चीज को समझिएगा, प्रिफरेबली सिंगल, प्रिफरेबली कितना, सिंगल, क्या चीज, ऑब्वियसली रिकॉग्निशन साइट, जिसको हम बोलेंगे रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन साइट भी, सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड, यानी एक अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए एक ही यू कैन से रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। समझ में आया? मल्टीपल क्लोनिंग साइट कब होगा, जब हम डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे, यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इज दिस क्लियर और नॉट, यस और नो, इज दिस क्लियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये वाला जो वेक्टर है, देखो ये वाला जो वेक्टर है इसमें कई सारे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट्स हैं, उससे क्या हो रहा है, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन कम एंड एक्ट। लेकिन इसमें इको आर वन के लिए कई सारे रिकॉग्निशन साइट है, तो ये कई सारे फ्रैगमेंट्स में टूट सकता है, इसको एक अच्छा वेक्टर नहीं माना जाएगा। तो वेक्टर के पास एक या बहुत कम रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए जो कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस और नॉट, यस और नो, समझ में आया कि नहीं? अब इसको भी हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं बेसिकली। चलो देखो, क्लोनिंग साइट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए, in order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single, recognition site for the commonly used restriction enzyme. And a presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments. कई सारे fragments बन जाएंगे, जैसे मैंने eco R1 का एग्जांपल लेके आपको समझाया, which will complicate the gene cloning, जो कि क्या कर देगा, जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देगा। The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site, है ना, रिस्ट्रिक्शन साइट पे ही एलियन डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइगेट कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अब इसके बारे में मैं आपको आगे समझाती हूँ, आगे चर्चा करती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, देखिए, ठीक है, ये मैंने क्या ओपन कर दिया। अब यहां देखो, देखो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मैं कोई एडिटिंग विडिटिंग मुझे नहीं आता है, मैं डायरेक्टली स्क्रीन जो है रिकॉर्ड करके पढ़ा रही हूँ, वन टेक में जो भी रिकॉर्ड हो जा रहा है मैं वही अपलोड करने वाली होती हूँ। तो ये एक वेक्टर है जिसको बोल रहे होते हैं PBR322। ये क्या है, PBR322 क्या है, ये वेक्टर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब PBR322 का क्या मतलब हुआ एक्चुअली,
है ना। पीबीआर 322 का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे जो आपका पीबीआर 322 है, इसमें क्या क्या इसका क्या मतलब हो रहा है, पी का क्या मतलब हुआ, पी मतलब प्लाज्मिड, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये क्या है, इट इज अ फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। इज दिस क्लियर, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये कौन बनाया था, इसको बनाया था बेसिकली किसने, बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स, रॉड्रिग्स, समझ में आया कि नहीं। और ये जो 322 है, इट डिस्टिंग्विशेस दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी, है ना। और भी प्लाज्मिड सेम लेबोरेटरी में बनाए गए होंगे, हो सकता है ये 322 नंबर पे बनाया गया हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या चीज, 322। तो 322 का क्या मतलब हुआ, ये क्या कर रहा है, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है, किसको किसको डिस्टिंग्विश कर रहा है, ये डिस्टिंग्विश कर रहा है, ठीक है, दिस प्लाज्मिड, डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड कहां से, फ्रॉम अदर्स, है ना, डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी, डेवलप्ड इन सेम लेबोरेटरी। अब यहाँ पे ये जो आपका यू कैन से पीवीआर 322 है, उसके पास दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, है ना, इसके पास क्या है, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। देखिए यहाँ पे एक इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, इसके पास क्या है, दो सिलेक्टेबल मार्कर है। एक सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए है, और दूसरा जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए। समझिएगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, वो सिलेक्टेबल मार्कर है। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो सकते होते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर जो है, दे आर द जीन्स, है ना, विच इनकोड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, है ना। यस और नो, ये सब यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं इकोलाई के लिए। इज दिस क्लियर और नॉट, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो आपके क्या है, दे आर द यू कैन से सिलेक्टेबल मार्कर्स। तो यहाँ पे कितने सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए, दो सिलेक्टेबल मार्कर हो गए, है ना, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए, समझते जाइएगा चीजें, दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हो गए। कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब ये जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, उसके पास क्या है, कुछ यू कैन से रिकॉग्निशन साइट्स हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन के पास दो यू कैन से रिकॉग्निशन साइट है, बैम H1, है ना, और दूसरा हो गया आपका सेल 1, बमसल के नाम से आप याद रख सकते हो, बमसल। यस और नो, यस और नो। तो जो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसके पास कौन कौन से रिकॉग्निशन साइट है, मैंने आपको क्या लिखवाया था बच्चों, कि जो क्लोनिंग साइट है या जो रिकॉग्निशन साइट है, इट शुड बी प्रेजेंट विद इन द सिलेक्टेबल मार्कर, है ना। देखिए अभी आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो क्लोनिंग साइट है या जो रिकॉग्निशन साइट है, जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट लगाएगा, वो सिलेक्टेबल मार्कर के पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, है ना, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, उसके पास दो प्रकार की रिकॉग्निशन साइट है या क्लोनिंग साइट है। एक है आपका बैम H1 और दूसरा क्या हो गया आपका सेल 1, ठीक है। वहीं पे अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात करें, तो वहां पर भी आपका क्या हो गया, दो यू कैन से रिकॉग्निशन साइट होता है। एक होता है आपका PVU1, है ना, और एक होता है आपका PST1। यस और नो, PST1, इज दिस क्लियर। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के पास कोई क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको याद रखना है PVU1 है और क्या है, PST1 है। इज दिस क्लियर। ये आपके जो सिलेक्टेबल मार्कर्स है, उसमें कौन कौन से क्लोनिंग साइट्स हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके अलावा भी कुछ साइट्स हैं, है ना, उसके अलावा भी आपके पास क्या है, कुछ साइट्स हैं। जैसे देखो यहाँ पे कुछ और भी साइट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका हो सकता है इको R1, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर है, कौन नहीं है, क्ला1। उसके बाद से आपका हो सकता है हिंद 3, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद से यहाँ पे इनके पास हो जाएगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
यानी वो जगह जहां पे रेप्लिकेशन जो है वो शुरू होगा। यहाँ पे एक और इनके पास साइट होता है जिसको बोलते हैं आरओपी रीजन, है ना, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जिसको बोलते हैं। बहुत बार इसको रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड भी लिखते हैं। और यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट होगा वो होगा PVU2। इज दिस क्लियर और नॉट? ये जो रिप्रेसर ऑफ यू कैन से प्राइमर होता है जिसको आरओपी साइट बोलते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, ये रेगुलेट कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आरओपी रीजन होता है ना, ये रेगुलेट कर रहा होता है कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड को इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। बेसिकली ये रिड्यूस कर रहा होता है कॉपी नंबर को, ताकि बहुत ज्यादा कॉपी नंबर नहीं बढ़े, एक्सेस रेप्लिकेशन ना हो। अंडरस्टूड? तो जो आरओपी जीन होता है ना, ये जो प्रोटीन होता है ना, जिसको रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोलते हैं, और कहीं कहीं आप रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड भी पढ़ते हो, ये रेगुलेट करेगा कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अंडरस्टूड और नॉट? ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा इंटरेक्शन को। यस, और एक्सेसिव प्लाज्मिड रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करेगा, है ना। आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर पूछता है तो अब आपके पास नॉलेज है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरओपी जीन इन PBR322, और अगर आपको मैं 4 ऑप्शन देती हूं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, तीसरा ऑप्शन है रेगुलेट्स प्लाज्मिड कॉपी नंबर, और चौथा ऑप्शन है हेल्प्स इन फॉरेन डीएनए इंसर्शन। तो आप क्या आंसर देंगे? आप आंसर दोगे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रेगुलेट्स प्लाज्मिड कॉपी नंबर। यस और नो? तो आरओपी जो रीजन होता है, इट रेगुलेट्स द प्लाज्मिड कॉपी नंबर, बेसिकली उसको रिड्यूस करता है। यस और नो? इसको रिप्रेसर ऑफ प्लाज्मिड रिप्रेसर ऑफ प्राइमर बोलते हैं, और बहुत जगह पे इसको रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आई थिंक ये PBR322 जो वेक्टर है, इसके बारे में जो चीजें हैं वो आपको समझ में जरूर आई होंगी, है ना। PBR322 के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी। PBR में P क्या है आपका, बताओ बच्चों? P है प्लाज्मिड, BR मतलब जिसने इसको एक्चुअली में बनाया था आर्टिफिशियली, बॉलीवर एंड रॉड्रिक। 322 मतलब कि 322 नंबर का ये होगा जिसमें ये बना था। अब देखो, है ना, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली रिकॉग्निशन साइट्स कहाँ प्रेजेंट है? रिकॉग्निशन साइट्स आर बेसिकली प्रेजेंट एट द, यू कैन से, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर ये PBR322 के पास कितने हैं? 2 हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए। अब मान लीजिए अगर आप BAM-H1 के पास कट करो, अगर आप BAM-H1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करोगे तो यहां पर कट लग जाएगा। यहां पर कट लगने से क्या होगा, मान लो यहां पे आपका 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 फॉरेन जीन आकर अटैच हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने BAM-H1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो यहां पर वो कट लगाएगा, और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट। क्या बोल रही हूं मैं? अगर BAM-H1, है ना, आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो यहां पर वो कट लगाएगा, कट लगाने की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट, और वो जो आपका पर्टिकुलर होस्ट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रह पाएगा। लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगा उसी को हम बोलेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि BAM-H1 अगर आपने यूज किया, यहां पर कट लगा, और यहां पे आपका फॉरेन जीन जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं वो आकर यहां पे चिपक गया, इंसर्ट हो गया, है ना। उस इंसर्ट होने की वजह से, फॉरेन जीन के इंसर्शन की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो नहीं रह गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन की वजह से, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इनएक्टिवेट हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो लॉस्ट हो गया। यस और नो? उसी प्रकार से अगर आप PST1 यूज करते हो या PVU1 यूज करते हो तो उस समय एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट। अगर आप SAL1 यूज करते हो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस विल बी लॉस्ट। अगर आप EcoR1, CLA1 या HIN2 यूज करते हो तो किसी भी चीज का रेजिस्टेंस जो है वो लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो EcoR1 है, CLA1 है या HIN3 है, they are not present within the selectable marker. I hope I am very clear. तो आपका NCERT ले रहा है BAM-H1, है ना। BAM-H1 के पास वो कट कर रहा है। BAM-H1 जो है, अगर यहां पर BAM-H1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाएगा तो यहां पर वो कट लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं,
इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो व्हाट आई एम सेइंग, लेट मी राइट ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बाबू, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कहाँ प्रेजेंट है? बैम H1 और SAL1। वहां पे क्या प्रेजेंट है? बैम H1 और SAL1, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सिलेक्टेबल मार्कर के पास। तो क्या बोल रहे हैं? बैम H1 अगर यूज कर रहे हैं, अगर बैम H1 हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हो रहा है। इंसर्टेड कहां पे? जहां पे बैम H1 का रिकॉग्निशन साइट है, वहां पे एट रिकॉग्निशन साइट ऑफ बैम H1, जो रिकॉग्निशन साइट है किसका? बैम H1 का, वहां पर ये क्या हो रहा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो ऐड हो जा रहा है। यस और नो? और इसके वजह से क्या हो जा रहा है? इस प्रोसेस को बोलते हैं देयर विल बी लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, है ना? टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आकर इंसर्ट हो गया। उसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यस और नो? लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हो गया। उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? इंसर्शनल। इंसर्ट करने की वजह से क्या इंसर्ट किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और क्या इनएक्टिवेट हो गया? क्या खत्म हो गया? टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस, इनएक्टिवेशन। यस और नो? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया। यस और नो? अब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए, अब देखो बेसिकली अब क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन में नहीं डालेंगे। अब हम लोगों को अगर पता करना है कि कौन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो क्या शुरू में ही हम लोग इसको टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक में डाल सकते हैं? नहीं भाई। अगर टेट्रासाइक्लिन वाले में शुरू में ही डाल देंगे तो क्या होगा? शुरू शुरू में ही अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन में डाल देंगे तो ये तो तुरंत मर जाएगा, है ना? ये तो तुरंत मर जाएगा। तो ये तुरंत मर जाएगा तो हमें एक तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन आपका रिकॉम्बिनेंट था। उसके अलावा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखो, अभी मैं समझाऊंगी तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिस्टिंग्विश करना है। उसके लिए हम पहले इसको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम में डालेंगे, है ना? ताकि हम यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिस्टिंग्विश कर सके। कैसे? मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, इसमें दो प्लेटिंग करेंगे, है ना? इसमें दो प्लेट हम लोग यूज करेंगे। पहले प्लेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? वी हैव टू ग्रो इन एम्पिसिलिन, वी विल ग्रो इट इन एम्पिसिलिन, है ना, कॉन्टेनिंग मीडियम। हम लोग क्या करेंगे? इसको एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे। और जब हम इसको एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम में ग्रो करेंगे तो क्या होगा? डिस्टिंग्विश हो जाएगा। क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे हम? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे? देखो अभी समझाती हूं। एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यस। देखो कैसे? जैसे देखिए ये आपका है ना? यहाँ पे आपका तीन कंडीशन याद करो। पॉसिबिलिटी मैंने तीन पॉसिबिलिटी बताई थी, है ना? तीन कंडीशन, तीन पॉसिबिलिटी बताई थी। ये मान लो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक तो अब जब इसमें हम लोगों ने ऐड किया क्या चीज? एम्पिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक ऐड किया? एम्पिसिलिन। ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि इसमें कोई भी चीज नहीं गया, इसमें वेक्टर गया ही नहीं, नो वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ही नहीं गया, ये नॉर्मल इकोलाई है ना? ये नॉर्मल इकोलाई का सेल है। इसमें अगर कोई भी वेक्टर नहीं गया, वेक्टर क्या कौन था? PBR322, जिसमें कितने सिलेक्टेबल मार्कर्स थे? दो सिलेक्टेबल मार्कर थे, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए था और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के लिए था। लेकिन अगर वेक्टर गया ही नहीं, अगर वेक्टर गया ही नहीं तो हम बोलेंगे कि ये जो इकोलाई है पहला वाला, ये क्या है? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना? ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, इसमें किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं आया। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि जो नॉर्मल इकोलाई होता है वो किसी के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर इसमें कोई भी यू कैन से वेक्टर गया ही नहीं है, ये PBR322 गया ही नहीं है ना? कौन सा PBR322 नहीं गया?
दो प्रकार का हो सकता है, एक तो जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ होगा, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लाज्मिड में जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश की तो ये खुद से बंद हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने से पहले खुद से बंद हो गया। तब अगर ये खुद से बंद हो जाता है तो उसको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई थी। और अगर यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है ना, उसके बाद ये बंद हो रहा है, तब उसको हम लोग बोल रहे होते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो पहले वाले में इसमें कोई वेक्टर ही नहीं गया है ना, तो उसको बोल रहे हैं उस इकोलाई को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में ना ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आया, ना ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस आया, क्योंकि इसमें वेक्टर ही नहीं आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो जाएगा, ये तो मर जाएगा ना जी। बताओ, जब हम इसको एम्पिसिलिन ऐड करेंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला डाई हो जाएगा ना। क्यों डाई हो जाएगा भाई, क्योंकि ये जो नॉर्मल इकोलाई है और नॉर्मल इकोलाई में वेक्टर गया ही नहीं है। एंड नॉर्मल इकोलाई डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी एंटीबायोटिक, सो इट विल डाई व्हेन वी आर यूजिंग एम्पिसिलिन। दूसरे प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो हो सकता है ये आपका हो सकता है ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। 2 और 3 दोनों जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेंट हो सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में दो कैटेगरी आ सकती है, देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मेंट में दो कैटेगरी आ सकती है। कौन, एक तो हो सकती है जिसमें कोई नया रिकॉम्बिनेशन नहीं बनाया है ना, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसमें वेक्टर तो गया है ना, लेकिन उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है और इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है ना। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ होता तब तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट होता, लेकिन ये प्लाज्मिड जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने से पहले ही बंद हो गया, तो इसका मतलब इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अभी भी है, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसमें कोई भी नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो इसको नॉन रिकॉम्बिनेंट, यू कैन से ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया कि नहीं, इट इज नोन एज नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यस। और इसको हम क्या बोल देंगे, दूसरा वाला जो हमारा है इसको हम क्या बोल देंगे, इसमें नया कॉम्बिनेशन हुआ है, इसमें हमारा देखो ये जो पोर्शन है इसको बोल रहे हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पे हम लोगों ने कट किया था, बैम H1 के पास। बैम H1 के पास कट करने से किसके लिए रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो ये वाला जो है इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है इसके पास दोनों चीजें हैं, क्या है, एक तरफ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है और दूसरे तरफ इसके पास टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंस है। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसके पास सिर्फ एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वो खो दिया है। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के पास बैम H1 के पास हमने कट किया, वहां पे फॉरेन जीन इंसर्ट किया है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, और इसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस लॉस्ट हो गया। लेकिन क्या ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है और जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, क्या वो एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो करेंगे, यस, दोनों सर्वाइव करेंगे, ये भी सर्वाइव करेगा और ये भी सर्वाइव करेगा। क्यों, क्योंकि अभी भी दोनों के पास एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस है ही ना। ठीक है, कौन नहीं सर्वाइव करेगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है ना, जिसमें कोई वेक्टर गया ही नहीं वो मर जाएगा, लेकिन जिसमें वेक्टर गया है वो तो आपका क्या होगा, सर्वाइव करेगा। इसीलिए हम लोग पहले एम्पिसिलिन डालेंगे। अगर पहले ही हम लोग टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालते हैं, अगर हम लोग पहले टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक डालते तो ये भी मर जाता और ये भी मर जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मर जाता ना, क्योंकि भाई इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, और ये भी मर जाता, सिर्फ ये वाला जिंदा रह जाता ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में। तो पहला प्लेट में सबसे पहली बार जब हम लोग प्लेटिंग करेंगे तो उसमें एम्पिसिलिन डालेंगे। अब दूसरे वाले प्लेट में क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफर, है ना, वी आर ट्रांसफर इन किसमें, टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम। जो टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन जो है, देखो एम्पिसिलिन ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिस्टिंग्विश किया, है ना। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है, कौन सा एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन। और जो आपका टेट्रासाइक्लिन है ये किसके किसके बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, यस और नो, आपका रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी आप समझ सकते हो ना कि सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो हेल्प कर रहा है डिस्टिंग्विश करने में कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और किसमें नहीं हुआ है। तो वी हैव टू ट्रांसफर इट
इन टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम, टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम। और टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो कौन जिंदा बचेगा बताओ भाई? जो आपका रिकॉम्बिनेंट है ना, रिकॉम्बिनेंट है वो तो नहीं जिंदा बचेगा ना। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के पास ही हमने कट किया था, BAMH1 के पास कट किया था और फॉरेन जीन वहां पर जाके इंसर्ट हो गया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था, तभी तो रिकॉम्बिनेंट बना था। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें कोई फॉरेन जीन इंसर्टेड नहीं था, उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट था। इसीलिए जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इट विल ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन कॉन्टेनिंग मीडियम एंड रिकॉम्बिनेंट विल डाई। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसमें कौन जिंदा रहेगा? जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो बच्चों, इसमें जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है, इट ग्रोज टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। इन टेट्रासाइक्लिन, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में कौन ग्रो कर रहा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और कौन डाई कर गया? रिकॉम्बिनेंट डाइज। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई कौन एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट है ना। ऐसे हम लोग कई सारे मास्टर प्लेट बनाएंगे, इससे हमें पता लगा लेंगे कि कौन एक्चुअली में रिकॉम्बिनेंट था। तो रिकॉम्बिनेंट जो है वो मर जाएगा, जिसके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मर गया, जिसके पास जो है यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो बच जाएगा। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो in both ampicillin containing medium as well as tetracycline containing medium, whereas recombinants will grow only in ampicillin containing medium. However, the recombinant will die in tetracycline containing medium. Is this clear? Now we can choose the recombinant transformant and we can grow it on a larger scale. Yes, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? We can choose, ऐसे मास्टर प्लेट बनाएंगे। इसका मतलब ये मत समझना कि मर गया तो कैसे चूज करेंगे। मास्टर प्लेट बनाते हैं, वो सब बहुत हाई फाई लेवल पे होता है ना। वी कैन चूज द रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स जो है वो चूज कर सकते हैं एंड ग्रो, उसको ग्रो कर सकते हैं, है ना बच्चों, और उसको ग्रो कर सकते हैं इन अ लार्जर स्केल। लेकिन ये जो हम लोगों ने स्टेप देखा, इसमें क्या आपने देखा? ये कम्बरसम प्रोसेस है ना। इसमें दो प्लेटिंग की जरूरत पड़ रही है भाई। इसमें पहली बार हम एम्पिसिलिन डालेंगे, फिर हम लोग टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। तो इसको हम लोग इजी कैसे बना सकते हैं, है ना? इसको हम लोग इजी कैसे बना सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें एक ही प्लेट की जरूरत पड़े, है ना। हाउ कैन वी मेक इट दिस प्रोसीजर इजियर? इजियर बनाने से पहले मैं थोड़ा तुमको एनसीईआरटी समझा दूं, है ना। हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा और अच्छे से आप समझोगे। देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1। देखो BAMH1 किसके पास है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जहां है वहां है। साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इन द वेक्टर PBR322। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिन यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो वो रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, और वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज कर देगा। यस, वो क्या कर देगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज करेगा ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, जिसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, है ना। यस और नो? अब यहाँ पे देखिएगा, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, ये दोनों के दोनों एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करते हैं। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वही तो डाई करता है ना। आर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन। The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline। यानी जो रिकॉम्बिनेंट है वो एम्पिसिलिन कॉन्टेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा एक्सक्यूज मी, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में मर जाएगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कॉन्टेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों में सर्वाइव करेगा, दोनों में ग्रो करेगा। In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformants। कौन help कर रहा है transformants को select करने में? Ampicillin।
समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट को कौन सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है? एम्पिसिलिन। वेयर इज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? कौन सा दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सिलेक्टेबल मार्कर है? दैट इज टेट्रासाइक्लिन, जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करने में मदद कर रहा है। देखिए, gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinants. Yes or no? देखो, selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome process, एक difficult procedure है, because it requires simultaneous plating on two plates. दो plates की जरूरत पड़ रही है ना, एक ampicillin और एक tetracycline having different antibiotics. इसीलिए इसके लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किए हैं। उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वो जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर है वो क्या है ना बच्चों? तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ लेते हैं। देखिए, अब जो हमारा ऑल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर है वो है PUC8 वेक्टर। ठीक है, PUC8 वेक्टर है। ये जो PUC8 वेक्टर है ये भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। जैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लाज्मिड PBr322 था, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। पीयूसी में पी का मतलब क्या होता है ना? PUC8 में पी का क्या मतलब होता है? बेसिकली पी मतलब हो गया प्लाज्मिड। ठीक है, पी मतलब क्या हो गया? प्लाज्मिड। और यूसी का क्या मतलब हो गया बताइए? यूसी का क्या मतलब हो गया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूसी का मतलब कहां पे बनाया गया था ये? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। 8 जो है वो नंबर है, इसमें और भी नंबर ऑफ PUC बने होंगे, है ना? यस और नो? 8 क्या है? बेसिकली नंबर है। ऐसे और भी आपके नंबर बनेंगे होंगे। यस, PBr322 का क्या यू कैन से डिसएडवांटेज है ना? उसमें साइमल्टेनियस प्लेटिंग लगती है, दो प्लेट्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। लेकिन ओवरकम कैसे करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ PBr? दूसरा प्लाज्मिड यूज करके। कौन सा प्लाज्मिड हम लोग यूज कर रहे हैं? PUC8 वेक्टर। और इसको हम बोलते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। क्यों हम लोग बोल रहे हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन? अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे। PUC8 वेक्टर इज यूज्ड फॉर ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। कैसे? देखिए, यहां पे ये जो है आपका, दिस इज द PUC8, है ना? ये आपका क्या हो गया? दिस इज द PUC8। ठीक, ये क्या हो गया? प्लाज्मिड है। 2.75 kb का होता है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। अब एक तरफ इसके पास होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, एक तरफ इसके पास क्या है? एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। और दूसरी तरफ इसके पास क्या है? ये जो है इसको बोल रहे हैं होते हैं हम लैक जेड। लैक ओपेरोम में आपने पढ़ा होगा, जो किसके लिए कोड कर रहा होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। समझ में आ रहा है कि नहीं? बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए एक्चुअली कोड कर रहा होता है। और इसमें कई सारे एक्चुअली साइट्स होते हैं, ये साइट्स आपको याद नहीं रखने हैं, है ना? लेकिन मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ, आपको बिल्कुल इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें ये जो आपका साइट है ना, इसमें बहुत सारे यू कैन से रिकॉग्निशन साइट्स हो सकते हैं, जैसे इको R1 के लिए होता है ना? ISMA1 के लिए होता है, उसके बाद से BAM-H1 के लिए भी होता है, उसके बाद बच्चों आपका SAL1 के लिए भी होता है, देन आपका PST1 के लिए भी होता है, और जहां तक मुझे याद है HIND3 के लिए भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। तो और उसके बाद यहाँ पे आपका ओरी साइट भी होता है ना? ओरी साइट भी होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये आपका PUC8 वेक्टर हो गया, इसका हायर कॉपी नंबर होता है 500 से 700। ये आपको इतना नहीं याद रखने की जरूरत है। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं? ठीक, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली? देखिए, इसमें क्या है, एक तो इसमें हम लोग सिंगल प्लेटिंग का यूज करेंगे, सिंगल प्लेट का यूज करेंगे। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए यहां पर जहां पे आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका जगह है जहां पे बीटा गैलेक्टोसिडेज है, लैक जेड है, वहां पे अगर हम लोग फॉरेन जीन को इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? इंसर्ट करने की वजह से क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस होगी,
है ना, क्या बोल रही हूं मैं? अगर यहाँ पे हम लोग अपने फॉरेन जीन को इंसर्ट करना चाहेंगे तो क्या लैक जेड जो जीन है, जी जिसको बोलते हैं, तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज की यू कैन से प्रोडक्शन होगा? हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर वी कैन राइट, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप, परेशान नहीं होना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जो रिस्ट्रिक्शन यू कैन से इंजाइम है ना, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है इट विल कट, कहां पे कट करेगा? विद इन, ये देखो ये जो साइट्स है ना, इको R1, स्मा 1, बैम H1, इसमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया। ये कहां कट कर रहा है? विद इन बीटा गैल, यस और नो। एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वहां पर हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं, इज इंसर्टेड, जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पर इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने की वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलेंगे। यस और नो, इज दिस क्लियर और नॉट? देखिए, और ये जो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक कैपेबिलिटी होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये क्या करता है, ये जब ये ना एक्स गैल नाम का एक सबस्ट्रेट होता है, याद रखिएगा, एक्स गैल जो है ये क्रोमोजेनिक यानी कलर देने वाला जो है सबस्ट्रेट है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है ना, ये क्या कर रहा होता है? एक्स गैल के कांटेक्ट में जब आता है ना, तो क्या होता है? एक्स गैल जो है इट हैज अ प्रॉपर्टी दैट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बीटा गैलेक्टोसिडेज, और ये इसको क्या कर देता है? ब्लू कलर का बना देता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? कि जो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम है ना, ये क्या कर रहा होता है बेसिकली, कि ये आपका द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कौन सा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है? एक्स गैल। तो एक्स गैल जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कांटेक्ट में आएगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो है वो एक्स गैल को कन्वर्ट कर देता है किसमें? ब्लू कलर्ड कॉलोनीज में। यस और नो? ब्लू कलर्ड कॉलोनीज में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है उसको ब्लू कलर्ड कॉलोनीज में कौन कन्वर्ट करेगा? बताइए, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो आप बताओ, अगर यहां पर ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने की वजह से क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या एक्स गैल रिकॉम्बिनेंट के अंदर ब्लू कलर दिखाएगा? आप बोलोगे नहीं भाई नहीं दिखाएगा। कैसा कलर दिखाएगा? कलरलेस या व्हाइट कलर बोलेंगे। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि जिसमें आपका नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, जिसमें फॉरेन जीन नहीं आकर इंसर्ट हुआ, है ना, उसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज इंटैक्ट है, उसमें कोई भी नया जीन अगर नहीं आया तो उसमें लैक जेड जो है वो प्रेजेंट होगा और वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट में प्रेजेंट है तो वो आपका क्या होगा? एक्स गैल को ब्लू कलर कॉलोनी में कन्वर्ट कर देगा। यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, जिसमें कोई इंसर्ट नहीं है, जिसमें कोई फॉरेन जीन नहीं है, वो ब्लू कलर कॉलोनीज दिखाएगा। लेकिन जिसमें नया रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसमें लैक जेड के जगह पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हुआ है, उसने अपना बीटा गैलेक्टोसिडेज की एक्टिविटी खो दी है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से, और वो कलरलेस कॉलोनी दिखाएगा, ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं दिखाएगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे ये एक ही प्लेट है, देखो यहाँ पे एक ही प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला है? इसमें आपने डाला है एम्पिसिलिन, ठीक है, क्योंकि एम्पिसिलिन भाई, एम्पिसिलिन किसमें किसमें हो जाएगा? एम्पिसिलिन तो दोनों में होगा, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो। एम्पिसिलिन वाले में तो हम लोगों ने फॉरेन जीन डाला ही नहीं है। फॉरेन जीन हमने किस जगह पे डाला है? लैक जेड की जगह पे डाला है। यस और नो? तो यहाँ पे एक तो हम लोगों ने एम्पिसिलिन ऐड किया, उसके बाद से हम लोग उसी प्लेट में यूज कर रहे हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, कलर देने वाला सबस्ट्रेट, जिसको एक्स गैल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 3 केस है ना, 3 आउटकम्स आपको याद है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां देखिए, यहां पे ये मान लो थर्ड हो गया, ये मान लो सेकंड हो गया, ये मान लो फर्स्ट हो गया। फर्स्ट वाले में मान लीजिए कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसमें कोई भी
यू नो यू कैन से आया ही नहीं, पीयूसी वेक्टर आया ही नहीं, 8 वेक्टर इसमें आया ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो अगर इसमें ये नॉर्मल इकोलाई है, इसमें अगर पीयूसी 8 वेक्टर आया ही नहीं, तो क्या इसमें ये जो पीयूसी 8 वेक्टर नहीं आया तो क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा? ये पहले वाले में क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो नॉर्मल इकोलाई है जो, वो क्या है? वो आपका नॉर्मल इकोलाई इज नॉट रेजिस्टेंस टू एनी एंटीबायोटिक्स। तो ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये तो ऐसे ही मर गया, इट डाइज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या हो गया? ये मर गया, है ना? ये क्या हो गया? मर गया। अब दूसरा वाला अगर हम लोग लेते हैं, दूसरा वाला अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, दूसरा वाला हम लोग ले रहे हैं, और यहाँ पे ये मान लीजिए ये तीसरा वाला है, ये तीसरा वाला है। अब दूसरा वाला जो है, इसमें आपका क्या है? एक तरफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, और दूसरे प्रकार यहाँ पे लैक जेड भी है ना? यानी कि इसमें क्या कोई नया यू कैन से फॉरेन जीन आकर इंसर्ट हुआ है? नहीं ना, हमने लैक जेड के पास ही तो फॉरेन जीन इंसर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे तो लैक जेड आप देख रहे हो कि इंटैक्ट है, यानी इसमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यस और नो? इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। है कि नहीं? पहले वाले को हम बोल रहे हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो मर गया क्योंकि वो एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंट नहीं है। और ये इसमें आप मान लीजिए इस वाले में आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आके लग गया है ना? ये जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या आकर लग गया? इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आके लग गया, और दूसरा वाला जो रीजन है ये आपका एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस है, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसको हम क्या बोल देंगे बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यस और नो? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इज दिस क्लियर? इसको हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। यस। अब क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, जो जो मैं चीजें हैं मैं लिख भी रही हूं। देखिए यहाँ पे पहले मैंने बोला कि ड्यू टू एडिशन ऑफ एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन के एडिशन की वजह से, एएमपी मतलब एम्पिसिलिन, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो मर गया। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में तो ऐसे ही डिस्टिंग्विश हम कर लिए, ट्रांसफॉर्मेंट तो सर्वाइव ही करेगा, है ना? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स के पास है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पे एक्स गैल जो है ना, इज ऑल्सो एडेड। एक्स गैल को भी हम लोग, एक्स गैल क्या है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, एक कलर देने वाला सबस्ट्रेट है, इज ऑल्सो एडेड इन द सेम प्लेट। सेम प्लेट में हम लोगों ने एक्स गैल नाम का एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी ऐड किया है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब होता है कलर देने वाला सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी हम लोगों ने ऐड किया है, जिसका नाम क्या है? एक्स गैल। एक्स गैल इज ऑल्सो एडेड इन द सेम प्लेट। समझ में आ रहा है? और एक्स गैल के पास एक प्रॉपर्टी है, एक्स गैल हैज अ प्रॉपर्टी। एक्स गैल की क्या प्रॉपर्टी है? एक्स गैल के पास क्या प्रॉपर्टी है? इसके पास प्रॉपर्टी है कि when it comes इन कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है किसके? विथ बीटा गैलेक्टोसिडेज। जब ये बीटा गैलेक्टोसिडेज के कॉन्टैक्ट में आ रहा होता है तो ये क्या करता है? इट टर्न्स ब्लू। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या होता है? ये हो जाता है, टर्न हो जाता है ब्लू में। तो यहाँ पे आप बताओ बाबू कि लैक जेड किसमें आपका इंटैक्ट है? लैक जेड किसमें इंटैक्ट है? इसमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट में। तो लैक जेड अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट में इंटैक्ट है, तो ये जो आपका है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज बना सकता है। यस। और बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर बना सकता है, तो ये जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट सीडेज, एक सेकेंड, तो ये आपका नॉन जो रिकॉम्बिनेंट है ये ब्लू कलर्ड हो जाएगा ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इट विल शो ब्लू कलर्ड कॉलोनी। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें तो एक आपका लैक जेड है ही नहीं, लैक जेड की जगह आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो यहाँ पे ये एक्स गैल को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ब्लू कलर्ड कॉलोनी में, और ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, या यू कैन से कलरलेस हो जाएगा। यानी जिसके पास इंसर्ट है, इंसर्ट किसके पास है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के पास है, तो जिसके पास इंसर्ट है वो व्हाइट या कलरलेस होगा, और जिसके पास इंसर्ट नहीं है यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, वो ब्लू कलर्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां पर
वी कैन मेंशन कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास इंसर्ट है क्या? नहीं भाई नहीं है, तभी तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं ना। नॉन रिकॉम्बिनेंट डू नॉट हैव एन इंसर्ट, इसके पास इंसर्ट नहीं है। इंसर्ट मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है ये क्या हो रहा है, इट टर्न्स ब्लू। ब्लू कलर कॉलोनीज कौन दिखाएगा? जो आपका नॉन रिकॉम्बिनेंट है। और जो आपका रिकॉम्बिनेंट है ना, जो बच्चों रिकॉम्बिनेंट है, ये आप इसके पास तो एक्स यू कैन से लैक जेड है ही नहीं, वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा। ये कैसा दिखाएगा? ये कलरलेस दिखाएगा। इसके पास इंसर्ट है, हैज इंसर्ट, इसके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये कलरलेस दिखाएगा, या यू कैन से व्हाइट कलर दिखाएगा। इसीलिए इसको ब्लू व्हाइट सिलेक्शन या व्हाइट ब्लू सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जो है उसको चूज कर लेंगे और उसको लार्ज स्केल पर हम ग्रो कर सकते हैं। तो PUC8 वेक्टर जो है इट इज एक्चुअली यूज्ड to you can say combat the problem of PBR 322। PBR 322 जो कंबरसम प्रोसेस है उसको ओवरकम करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? PUC8 वेक्टर। देखिए therefore alternative selectable markers have been developed which differentiates recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of chromosomic substrate। जो क्या हम लोगों ने लिया यहाँ पे chromogenic substrate, we have taken X-gal। अंडरस्टूड बच्चों? In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. This results into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate X-gal gives blue-colored colonies. किसमें आएगा? Non-recombinant में. If the plasmid in the bacteria does not have an insert, यानी does not have an insert कौन था? Non-recombinant. Presence of insert यानी कि जिसमें recombinant है, जो recombinant DNA है, it results into insertional inactivation of beta galactosidase। obviously beta galactosidase का जो जीन है या फिर लैक जेड के पास हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, इसकी वजह से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया और वहां पे कलरलेस कॉलोनी में बनेगी, है ना। एंड द कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। यस और नो? नाउ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी मस्ट बी क्लियर, है ना, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखते हैं vectors for cloning genes in plants and animals. You may be surprised to know that we have learned the lesson of transforming genes into plants and animals। जैसे plants में Agrobacterium tumefaciens, animals में retrovirus जो बताया मैंने, from bacteria and virus which have known for ages how to deliver genes to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or viruses want। For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant जो crown gall disease cause करता है, is able to deliver a piece of DNA जिसको transfer DNA बोलते हैं, to transform normal plant cell into tumor and direct these tumor cells to produce chemicals required by pathogens। है ना। ये जो चीजें हैं मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। मैंने आपको ये चीज बताई है, लेकिन उसको डिसार्म करना कैसे, डिसार्म कैसे करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से समझाऊंगी, है ना। लेकिन आप ये चीज अभी के लिए याद रखो कि एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग है प्लांट्स में, और डिट्रोवायरस जो है वो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है इन एनिमल्स में। इसको डिसार्म कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, पढ़ेंगे। आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो लेक्चर को और ज्यादा लेंदी नहीं करते हुए यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब चीजें समझेंगे, बहुत चीजें हम लोगों को समझना है, एक एक चीजें बारीकी समझना है, और 100% आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरे साथ कॉन्सिस्टेंटली लगे रहोगे तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंडरस्टूड? बाय, टेक केयर।